फ्रॉम DK सर इंग्लिश। मैं यहाँ पर आपको ये दूसरी कहानी इस चैप्टर की पढ़ाने जा रहा हूँ, लॉस्ट स्प्रिंग की। ध्यान देंगे आप सभी। यहाँ पर दूसरी कहानी है एक अन्य बच्चे की। राइटर यहाँ पर एक दूसरे बच्चे से बात करती हैं और उसकी इच्छा है, आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार ड्राइव करना चाहता हूँ। ये टाइटल दिया हुआ है, तो देखिए वो कैसे उससे पूछती हैं, क्या बात करती हैं। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश इंसिस्ट करता है, जोर देता है, ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, कि अपना स्वयं का मालिक होना, यानी अपना काम करने पर। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, ही अनाउंस, वो इस तरह की घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क्ड। आई अनीशन जो राइटर हैं उन्होंने पूछा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, एनीथिंग अबाउट कार्स, कार्स के बारे में कुछ। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीखूंगा, ही आंसर्स, उसने उत्तर दिया। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, मेरी आंखों में सीधे आंखें डालकर, यानी विद कॉन्फिडेंस के साथ उसने मुझे आंसर दिया कि मैं कार चलाना सीखूंगा। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक मिराज, उसका ये स्वप्न था, वो केवल एक मिराज था, एक मारीचिका की तरह था, जो कि रेगिस्तान में सैंड होता है, उसके ऊपर ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पानी पड़ा हो। वैसा ही ये एक मारीचिका के रूप में था, क्योंकि एमिडिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, क्योंकि फिरोजाबाद सिटी जहाँ जो बैंगल्स के लिए प्रसिद्ध है, कि वो इस गलियाँ, स्ट्रीट, जिनमें हमेशा धूल भरी रहती है, यानी धूल युक्त, यानी गंदी गलियों में के बीच में रहने वाला एक व्यक्ति इस तरह का स्वप्न देखे तो उसके लिए एक मिराज ही है, ये स्वप्न उसके लिए एक मिराज की तरह है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की हर परिवार, इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में इंगेज है, व्यस्त है। इट इज़ सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और ये भारत की चूड़ियों के कारखाने के लिए का सेंटर है, जहाँ पर बहुत से परिवार इस काम में लगे हुए हैं। स्पेंट जनरेशन, अपनी पीढ़ियों को उन्होंने उतार दिया, यानी वहाँ के लोगों की पीढ़ियाँ इस काम को करती हुई चली आ रही हैं। वर्किंग अराउंड फर्नेस, इन भट्टियों पर, फर्नेस कहते हैं भट्टियों के लिए जहाँ पर कि ये चूड़ियों के लिए कांच गर्म किया जाता है, पर काम करती हुई अब व्यतीत हो गई, स्पेंट हो गई। वेल्डिंग ग्लास का मतलब चूड़ियों को जोड़ने का कार्य। मेकिंग बैंगल्स, जिससे कि चूड़ियाँ बनती हैं। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि उस जमीन पर रहने वाली सभी महिलाएं इसमें लगी हुई हैं। मुकेश फैमिली इज एमंग देम, मुकेश का परिवार भी इन्हीं के बीच है, उन्हीं में से एक है। नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी, नो, जानता, दैट इट इज़ इलीगल, उनमें से कोई ऐसा नहीं जानता कि ये इलीगल है फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम, उसकी तरह जो बच्चे कार्य करते हैं उनका, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस, इस कांच की भट्टियों पर काम करना इलीगल है, अनधिकृत है। विद हाई टेम्परेचर, जिनका टेम्परेचर बहुत हाई है। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, और एक ऐसा स्थान जो बिल्कुल अंधकार युक्त है, जहाँ पर न हवा है न प्रकाश है। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड, यदि कानून इन्फोर्स कर दिया जाए, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace, तो इस गर्म भट्टियों पर काम करने वाले लगभग 20,000 बच्चे वहाँ से बच सकते थे। Where
दे स्लॉग देयर डे लाइट। जहाँ पर वो एक कठिन परिश्रम करते हैं इस अंधकार युक्त जगह में, जहाँ पर डे लाइट उन्होंने कभी देखी नहीं। यानी डे लाइट, सूर्य का प्रकाश से वो कई घंटों तक दूर रहते हैं। ऑफ इन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, जहाँ पर वो खो देते हैं अपनी आंखों की ज्योति के लिए, अपनी आंखों की रोशनी के लिए। मुकेश आइज, मुकेश की आंखें भी बीम एज ही वॉलेंटियर टू टेक मी होम। बीम, बीम कहते हैं रेज के लिए और इसकी दृष्टि के लिए, यानी उसकी चमक, आंखों की जो चमक थी। एज ही वॉलेंटियर, जैसा कि वह एक वॉलेंटियर, वॉलेंटियर कहते हैं बिना पैसा के जो स्वयं सेवक हो उसको वॉलेंटियर कहते हैं, सेवा करने का भाव रखता हो। टू टेक मी, एक वॉलेंटियर की तरह मुझे अपने घर ले गया। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिब्यूल्ट, जिसे वो ही प्राउडली सेज, जिसके बारे में उसने बताया था कि उसको रिवोल्ट किया जा रहा है। रिवोल्ट मतलब उस मकान को दोबारा से बनाया जा रहा है। ही वॉक डाउन स्टिंकिंग लेंस चोक्ड विथ गार्बेज, वो जिन स्थानों से जा रहा था उन गलियों में स्टिंगिंग लेंस, यानी वो इतनी गंदी थी कि स्टिंकिंग मतलब बैड स्मेल दे रही थी। चोक्ड विथ गार्बेज, और गार्बेज कूड़े करकट से चोक हो चुकी थी। पास्ट होम्स देन रिमेन होवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, और पास्ट होम्स पुराने घर थे, दैट रिमेन होवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनकी जो दीवारें थीं वो धीरे धीरे झड़ रही थीं और बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, गिर गई थी। बॉबली डोर्स, और जो दरवाजे थे वे गिराऊ थे, कभी भी गिर सकते थे। नो विंडोज़, उनके घरों में कोई विंडो नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स एग्जिस्टिंग इन द प्राइमेवेल स्टेट। प्रीमेवेल स्टेट का मतलब होता है कि जहाँ पर, ऊपर से देखेंगे, क्राउडेड विद फैमिलीज ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, उन घरों में जानवरों की और ह्यूमंस की एक भीड़ थी उन परिवारों में। एग्जिस्टिंग इन ए प्राइमेवेल स्टेट, वो दोनों एक साथ रहती थी। मतलब यहाँ ये कहा जा सकता है कि एनिमल्स के जीवन में और ह्यूमंस के जीवन में कोई अंतर नहीं था, वो दोनों एक जैसा जीवन जी रहे थे। और उनके जो पुरखे थे वो भी यहीं पर रहे बसे थे, यानी उनके जो हाउस थे उनमें कोई चेंज नहीं था। ही स्टॉप्स एट द डोर, वो एक दरवाजे पर रुका। ऑन वन सच हाउस, ये जो उसका एक घर था। वेंग्स ए बॉबली आयरन डोर, एक टूटा सा आयरन का बना हुआ एक दरवाज़ा था और उसने उसको हिट किया, वेंग्स किया। वेंग्स मीन्स हिट करना। तो विद हिज फुट, अपने पैर से, एंड पुश इज इट ओपन, और उसको पुश करके खोल दिया। वी एंटर ए हॉल्ट बुल्ट सैक, हम हाफ बुल्ट सैक, हम उसमें अंदर प्रवेश किए जो अध बना हुआ मकान था, यानी जो हट थी, वो जो झोपड़ी थी वो कैसी थी, आधी बनी हुई थी। हमने उसमें प्रवेश किया। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास, उसके एक हिस्से में थैच वैसे छप्पर के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ड्राई घास से बने हुए उस छप्पर में इज ए फायरवुड स्टोव, एक लकड़ी से जलने वाला चूल्हा। ओवर विच साइड से लार्ज वेसल, जिसके ऊपर एक बड़ी पतीला रखा था। सिजलिंग स्पिंच लीव्स, उसके अंदर सिजलिंग स्पिंच लीव्स मतलब पालक की पत्तियाँ, सिजलिंग मीन्स कुकिंग हो रही थी, बन रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम, और ज़मीन पर एक बड़े एल्युमिनियम के प्लेट में आर मोर चोप्ड वेजिटेबल्स, कुछ कटी हुई सब्जियां रखी थी। ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग, और एक कुछ पतली दुबली युवा महिला
उसको बना रही थी। द इवनिंग मील, शाम का भोजन, फॉर द होल फैमिली, अपने पूरे परिवार के लिए। दो आइज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स, यद्यपि उसकी आंखें उस स्मोक से यानी चूल्हे में से निकलने वाले धुएं से भर गई थीं। सी स्माइल्स, फिर भी वो मुस्कुराती है। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी। सी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, और उसने उसी प्रकार से एक रेस्पेक्ट दिया जैसे एक बहू उसको उसी तरह से रेस्पेक्ट दिया जाता था उस घर में जैसे कि एक बहू को दिया जाता है। द बहू का मतलब होता है द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर के पुत्रवधू। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, वो 3 लोगों की इंचार्ज थी, मतलब 3 लोगों का खाना बनाकर खिलाती थी। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, यानी उसका पति हस्बैंड मुकेश और उनके पिता। When the older man enters, जब वो बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है, she gently withdraws behind the broken wall, वो अपने आप को टूटी हुई दीवार के पीछे छुपा लेती है। and brings her veil closer to her face, veil कहते हैं घूंघट के लिए, और वो अपने चेहरे पर घूंघट काट लेती है। as customs demands, जैसा कि वहाँ की परंपरा थी। daughters in law मस्ट वेल देयर फेसेस, क्योंकि जो डॉटर्स इन लॉ होती हैं यानी बहुएं जो होती हैं वो अपने फेस को ढक लेती हैं घूंघट से। बिफोर मेल एल्डर्स, बड़े लोगों के सामने। इन द केस द एल्डर इज एन इम्पोवर्स्ड वेंगल मेकर्स, और इन दिस केस, इस केस में यानी इसमें भी द एल्डर जो थे, बड़े लोग थे, इज एन इम्पॉवरिस्ट बेंगल मेकर। इम्पॉवरिस्ट का मतलब होता है वो बहुत ही ज़्यादा, उनकी कंडीशन ठीक नहीं थी, यानी बहुत ही पुअर थे, यानी वो पुअर चूड़ी बनाने वाले लोग थे। डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स, यहाँ पर ये जो आया है इसका मतलब ये है कि वो पुअर जरूर थे लेकिन अपने कस्टम को नहीं भूले थे। उनके यहाँ उस परंपरा का निर्वहन हो रहा था। उनकी लड़के की जो बहू थी यानी उनकी पुत्रवधू बिल्कुल उन्हीं परंपराओं का निर्वहन कर रही थी। आगे देखें, डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, बड़े लंबे समय से कठिन परिश्रम करते हुए। फर्स्ट एज ए टेलर, वो पहले यानी जो उसके पिता थे वो पहले एक टेलर थे। देन ए बैंगल मेकर, तब वो एक बैंगल मेकर बने। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, वो अपने घर को दोबारा बनाने में असफल थे। सेंड हिज 2 sons स्कूल, और इतना मेहनत करने के बावजूद भी वो ना तो मकान ही बना सके और ना ही अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेज सके। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। ऑल ही सेज हैज़ मैनेज, उन्होंने केवल इतना ही, टू डू इज टीच, वो सिखा सके थे अपने बच्चों के लिए। द व्हाट ही नोज, वो केवल जितना जानते थे, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, वो मेकिंग बैंगल्स को बनाना जानते थे, उतना ही उन्होंने अपने बच्चे को सिखा दिया था। इट इज़ हिज कर्म, यही उनका कर्म था। हिज डेस्टिनी, यही उनका भाग्य था। सेज मुकेश का कहना था कि ग्रैंड मदर, जो मुकेश की ग्रैंड मदर थी वो कहती थी, यानी उसकी दादी भी थी, उनकी दादी ने कहा कि यही उनका कर्म है और यही उनका भाग्य है, क्योंकि उनको केवल और केवल ये बैंगल्स ही बनानी है। हु वाज हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जिसने हु हैज़ वाच, जिन्होंने देखा था, किसने? उसकी दादी माँ ने, कि उनके जो हस्बैंड थे यानी मुकेश के बाबा, वो भी इस कार्य को करते करते ब्लाइंड हो गए थे। विद द डस्ट बाज पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, क्योंकि बैंगल्स जो चूड़ियों, कांच की चूड़ियाँ थी, उन पर पॉलिश करते करते उनकी धूल के कारण वो उनकी आंखें जाती रही थी। कैन ए गुड गिवन लाइन इज एवर बी ब्रोकन, गुड गिवन लाइन इज एवर ब्रोकन,
कहने का मतलब ये था, क्या एक पुरखों के द्वारा जो दिया गया कार्य था उस चेन को तोड़ा जा सकता है? सी इम्प्लाइज, उसने प्रभावशाली ढंग से इस बात को रखा। यानी उसने बताया कि जो पुरखे उसके करते चले आ रहे हैं उसको नहीं तोड़ा जा सकता, वो काम करना जरूरी था। वॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, क्योंकि हम बैंगल चूड़ी बनाने वाली कास्ट में ही पैदा हुए हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने बैंगल्स के अलावा और कुछ देखा ही नहीं। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, और घर के हर हिस्से में, एवरी अदर यार्ड, और हर आंगन में, हर बरांडे में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की हर गली में, स्पायरल्स ऑफ, यानी हर तरह से उस फिरोजाबाद की हर गलियों में उन्होंने केवल बैंगल्स को ही देखा। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, किस तरह की स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स को देखा? सनी गोल्ड को देखा। पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, यानी कलर थे उन चूड़ियों के, पर्पल कलर की, पैडी ग्रीन, सनी गोल्ड, रॉयल ब्लू, पिंक, इस तरह के कलर की उन चूड़ियों को देखा। एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स, और सतरंगी कलर की चूड़ियों को, जिससे कि रेनबो बनता है, उन्होंने देखा। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, उस आंगन में एक माउंट के रूप में, बहुत इकट्ठी हीप के रूप में, और पाइल्ड कहते हैं एक ढेर के रूप में, फॉर व्हील्ड हैंड कार्ड्स, फॉर व्हील्ड, जो चारों, यानी एक व्हील के रूप में उनको इकट्ठा करके वहाँ रखा गया था। पुस्ड बाई यंग मैन, जिनको वो यंग मैन थे वो सजा करके उन्हें रख रहे थे। एलोंग द नैरो लेंस, उन कूद गलियों में, ऑफ द सेंटी टाउन, सेंटी टाउन फिरोजाबाद की उस धूल भरी गलियों के लिए सेंटी टाउन आया है, सेंटी टाउन्स में। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और उन अंधकार भरी उन हटमेंट्स में, हटमेंट मतलब उन घरों में जहाँ इनका काम होता है। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और फिर उन गलियों में जहाँ पर लैंप से, ऑयल लैम्प्स, जो तेल की लैंप होती है, उस पर उनको जोड़ने का कार्य किया जा रहा था। सिट बॉयज़, बच्चे बैठे हुए थे, एंड गर्ल्स, और लड़कियाँ, विद देयर फादर्स, अपने माता पिता, एंड मदर्स के साथ, वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लासेस, उन कलर्ड ग्लासेस को वेल्डिंग कर रही थी, वेल्डिंग मतलब जोड़ने का काम कर रही थी, इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, उस बैंगल को गोल करके उनको जोड़ने का कार्य कर रही थी। देयर आइज आर मोर एडजस्ट टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड, बाहर जो प्रकाश था उसकी तुलना में उस डार्क में उनकी आँखें ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी थीं। दैट इज़ वाई, यही कारण था, दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, और यही कारण था कि उनकी जो आँखें थी उनके बड़े होने से पहले ही उनकी आई साइट वीक हो जाती थी। आगे देखेंगे, सविता, ए यंग गर्ल इन ए ड्रैप पिंक ड्रेस, एक ड्रैप पिंक ड्रेस में सविता नाम की एक लड़की थी। सिट्स एलोंग साइड्स एन एल्डरली वुमन, एक बड़ी औरत के पास बैठी हुई थी। शोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लासेस, यानी उस चूड़ियों के टुकड़ों को जोड़ रही थी। एज हर हैंड्स, उसके हाथ में थे। मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन, जैसे कि टोंग्स होती है, टोंग कहते हैं चिमटे के लिए, यानी चिमटे की तरह उसकी उंगली मुड़ी हुई थी। एक मशीन, मैकेनिकली यांत्रिक रूप से जो है उसकी उंगलियां इतनी तेज़ी से काम कर रही थी, ऐसा लग रहा था कोई मशीन चल रही हो। आई वॉन्डर, मुझे आश्चर्य हुआ, इफ़ सी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स सी हेल्प्स मेक, वो जो इन चूड़ियों को बना रही थी वो इन चूड़ियों के बारे में क्या सच्चाई को जानती थी। इट सिम्बलाइजेस एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, उन्होंने आगे कहा कि ये जो है भारतीय महिलाओं के सुहाग का एक प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जिसका शादी की सरमनी में बहुत ही महत्व होता है, यानी शादी के समय महिलाओं को ये पहनाई जाती हैं। इसके बारे में वो बिल्कुल नहीं जानती थी, वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी लड़की, लेकिन चूड़ियाँ बना रही थी। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड is draped with red veil, it will dawn on her, अब उसके साथ ऐसा होने वाला था कि एक दिन
वो महसूस करेगी, डॉन ऑन हर सडनली, कि अचानक वो इस चीज़ को फील करेगी वन डे, एक दिन, व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद ए रेड वेल, जब उसके सिर पर एक घूंघट कड़ा होगा, हर हैंड्स टाइट रेड विद हेना, उसके हाथों में मेहंदी रुक लगी होगी, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर रिस्ट, और उसकी कलाई में लाल कलर की चूड़ियाँ पड़ी होंगी। सी विल देन बीकम ए ब्राइड, और तब वो एक ब्राइड दुल्हन बन जाएगी, लाइक द ओल्ड वुमेन, उसी वो बूढ़ी औरत की तरह, बिसाइड हर, जो उसके पास बैठी हुई थी, हु बीकम वन मैनी ईयर्स एगो, वो जो कि 1-2 साल पहले वो महिला बनकर आई थी। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, वो इस समय अपने हाथों में चूड़ियाँ पहने हुई थी। वट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आँखों में कोई प्रकाश नहीं था। वट नो लाइट, कोई प्रकाश, इन हर आइज, उसकी आँखों में, एक वट नो लाइट इन हर आइज, यानी उसके जो आंखें थी उनमें वो चमक नहीं थी। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, और उसका कहना था कि एक वक्त का एक शेर भर खाना भी उसको नहीं मिलता था। इसी से जो उसने कहा, वो कहती है कि एक वक्त का एक शेर जो होता है 1 किलो के से थोड़ा बड़ा होता है, तो एक शेर भर खाना। इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, उसका जो आवाज़ थी वो बिल्कुल जॉय से फीकी थी, जॉय नहीं था उसकी आवाज़ में। सी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, यानी उसका जो अब तक का जीवन था उसमें एक टाइम का पूरा भोजन भी उसको नहीं मिलता था। दैट इज़ व्हाट सी हैज़ रिपीटेड, इसी चीज़ को उसने पुनः रिपीट किया। हर हस्बैंड, उसके पति, एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड सेज, उसके पति, और एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, विद ए फ्लोइंग बियर्ड, जिनकी दाढ़ी थी बड़ी बड़ी, सेज, कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं बैंगल के अलावा कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने सब कुछ करने के बाद अगर जीवन में कुछ किया है तो इस परिवार को रहने के लिए एक हाउस की व्यवस्था कर पाया हूँ। हियरिंग हिम, ये सुनकर, ऑन वॉन्डर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, अब वो इसलिए भी आश्चर्यचकित था कि बहुत से लोग तो इतना भी प्राप्त नहीं कर पाते, अचीव नहीं कर पाते, उसने कम से कम एक मकान तो बना लिया था। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम उसके बच्चों के सिर पर एक रूफ तो थी, छत तो थी। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, इस तरह की चिल्लाहट, इस तरह की आवाज़ कि उनके पास धन नहीं है। टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, अब ये चूड़ी बनाने के बिजनेस को करने के अलावा और कुछ करने को उनके पास धन नहीं था। नॉट इवन इनफ टू ईट, पर्याप्त रूप से खाने के लिए ही नहीं था। रिंग्स इन एवरी होम, हर घर में यही प्रॉब्लम थी। द यंग मैन इको द लेमेंट, और हर जो युवा था उसकी आवाज़ में एक इको थी, एक लेमेंट था, विलाप था, ऑफ देयर एल्डर्स, अपने बड़ों के साथ। क्या? क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कुछ करने को नहीं था। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, और जो छोटे लोग थे वो उस टाइम के साथ अपने आप को बदल लेते थे। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता था, इन फिरोजाबाद में, यानी फिरोजाबाद के जो छोटे बच्चे हैं वो अपने बड़े लोगों के साथ ही काम करना शुरू कर देते हैं। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इंटेंटिव एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम, और लगातार बहुत कठिन कार्य करने के कारण उनके अंदर की जो एबिलिटी है, जो स्वप्न देखने की क्षमता है, वो समाप्त हो चुकी होती है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव, आई आस्क्ड ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने उन
लोगों के जो युवा लोग थे उनके एक ग्रुप से कहा कि तुम एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप क्यों नहीं बना लेते, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिलमैन, जो आपको निकाल सकती है इस बेरोजगारी यानी बहुत ही विशियस प्रॉब्लम्स से, इस गरीबी से बाहर, इस गरीबी रेखा के बाहर निकाल कर वो आपको कुछ दे सकती है। मिडिलमैन जो मध्यवर्गीय लोग हैं, हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स, जो अपने पिता और उनके पिता के किए हुए कार्य को करते चले जा रहे हैं, जो उन्होंने अब तक करा है उसी को करते चले जा रहे हैं, वो अगर चाहें तो अपना कोऑपरेटिव बना करके कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस। फिर उन्होंने बताया कि यदि हम ऑर्गेनाइज्ड हो भी जाएं वी आर द वंस, तो हम अकेले पड़ जाते हैं। क्यों अकेले पड़ जाते हैं? हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, क्योंकि वो लोग जो हमको पुलिस के द्वारा हॉल्ड करा लेते हैं, पकड़वा लेते हैं, बीटन एंड ड्रेस्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और फिर कुछ इलीगल केस लगाकर वो हमें कोई इलीगल हमारे साथ केस लगाकर हमें जेल में भिजवा देते हैं देश से। यानी उन लोगों का, जो बड़े लोग हैं, उनका कहना है कि उन पर कोई इलीगल केस लगाकर उनको खिंचवाकर मारकर पुलिस के द्वारा होल्ड कर लिया जाएगा और जेल में डलवा दिया जाएगा। देयर इज़ नो लीडर एमंग देम, उनके बीच हमारा कोई लीडर नहीं होता है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी दिस थिंग्स डिफरेंटली, और जो कुछ डिफरेंट टाइप का करना भी चाहता है तो उसके साथ कोई उसकी मदद को तैयार नहीं होता। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी इसी तरह से थके हुए थे जैसे कि वो थके हुए हैं। दे टॉक्ड एंडलेसली, और इस तरह से इन ए स्पायरल दैट मूव फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, और इस तरह की जो पॉवर्टी थी, गरीबी थी और इनजस्टिस थी, इस अन्याय को सहने की एक आदत सी बन गई थी, जो अंततः उसका एंड होने वाला नहीं था। यहाँ उनके कहने का मतलब ये है कि अगर वो इस तरह का कुछ काम करते हैं तो जो कैपिटलिस्ट हैं, जो बड़े लोग हैं, वो उनको पुलिस के द्वारा होल्ड कराकर मार पिटवा कर और इलीगल केस लगाकर उन्हें जेल में भिजवा देते हैं, और बाकी जो लोग हैं वो उनकी कोई मदद नहीं करता। तो इस तरह का उनके माता पिता के साथ फादर्स के साथ होता रहा है और उनके पिता के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो इसलिए वो इस पॉवर्टी में अंत तक यानी एंडलेस जीने के लिए मजबूर हैं। आगे देखेंगे, listening to them I see two distinct words। ये सुनकर मैंने देखा कि दो चीज़ें, टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, दो अलग अलग संसार। वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born। उनमें से एक तो वो था, टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, दो संसार देखे उन्होंने अलग अलग। वन ऑफ देम द फैमिली, एक तो उन लोगों का परिवार, कॉट इन द वेव ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी में पल रहे थे, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जिनके ऊपर एक कास्ट का स्टिग्मा लगा हुआ था, यानी कि वो इस बैंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा हुए, विच दे आर बॉर्न, जहाँ पर वो पैदा हुए। द अदर विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार, एक दूसरा मिडिल मैन था, यानी जो कैपिटलिस्ट था जिसको हम साहूकार बोलते हैं, वो साहूकार, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, इन तीनों को मिलाकर जो एक अलग संसार बनना था, द कीपर्स ऑफ लॉ, जो कि लॉ के रक्षक थे, कानून के रक्षक थे, द ब्यूरोक्रेट्स, और जो नौकरी पेशा वाले थे, एंड पॉलिटिशियंस, और जो राजनीतिक लोग थे। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेजेस ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। ये सभी उन पर अपने कानून को जो है इम्पोज करते थे और उनके बच्चों को बिल्कुल बाहर नहीं निकलने देते। कहने का मतलब दो प्रकार का संसार बना, एक पॉवर्टी वाला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा था, और एक राजनीतिशाही जिसमें साहूकार और कैपिटलिस्ट और पुलिसमैन और पॉलिटिशियन थे और ब्यूरोक्रेट्स थे,
जो ज़बरदस्ती उन पर अपने लॉ का, अपने कानून को इम्पोज किया करते थे। इस तरह के दो प्रकार के संसार यहाँ पर राइटर ने देखे हैं और उनका वो वर्णन करती हैं। वन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। तब ऐसी कंडीशन में वो इस चीज़ को नेचुरली, प्राकृतिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं कि उनके पिता जिस काम को कर रहे थे वही वो भी करेंगे। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। उनमें कुछ अलग करने का कोई भी साहस नहीं होता था। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और जो बड़े हो रहे बच्चे थे उनमें भी इस तरह का कोई साहस नहीं था। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। ऐसी कंडीशन में ये जो मुकेश का सेंस था, मुकेश का एक कार मैकेनिक बनने का जो सेंस था, मैं उसकी बड़ी प्रशंसा करती हूँ, जहाँ पर किसी में कोई हिम्मत ही नहीं थी। आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, उसने फिर से रिपीट किया। ही विल गो टू गैराज एंड लर्न। वो गैराज में जाएगा और इसको सीखेगा। बट द गैराज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज हाउस। लेकिन गैराज उसके घर से बहुत दूर थी। आई विल वॉक, मैं वहाँ जाऊँगा। ही इंसिस्टिस, उसने फिर से उस पर जोर देते हुए कहा। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन? ही इज सडनली साइलेंट। नो, ही सेज। फिर से उन्होंने पूछा, यानी जो राइटर है वो पूछती है, क्या तुमने कभी फ्लाइंग ए प्लेन, एक प्लेन का ड्रीम देखा है, प्लेन को उड़ाने का ड्रीम देखा? ही सडनली साइलेंट, वो अचानक साइलेंट हो जाता है। नो, नहीं। ही सेज, उसने कहा। स्टीयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की ओर देखते हुए। इन हिज स्मॉल मर्मर, अपनी बहुत धीमी आवाज़ में। देयर इज ए एम्ब्रेसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। उसको थोड़ी शर्म तो लगी, एम्ब्रेसमेंट तो हुआ, लेकिन पछतावा नहीं हुआ। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स। और उसने कहा कि उसने केवल कार का सपना देखा। दैट ही सीज हर्डलिंग डाउन, जिसको उसने देखा है, यानी जिस चीज़ को वो देखा है वो उसी का सपना देख रहा है। डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, उसने अपने टाउन की गलियों में उसको देखा है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और कुछ एक कभी कभार कोई एक एयरोप्लेन्स भी उस फिरोजाबाद के ऊपर से नहीं गुजरता था, इसलिए वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये जो राइटर हैं वो ये बताना चाहती हैं कि बच्चा जिस चीज़ को देखता है वो उसी में से अपनी चॉइस बनाता है। जिसको देखा ही नहीं है उसमें से वो उसके बारे में वो नहीं सोच पाता। तो यहाँ पर मुकेश उस कार के बारे में इसलिए सोच रहा है क्योंकि कार ही उसने देखी है। ये उसने प्लेन देखा ही नहीं, एयरप्लेन कभी देखा नहीं, तो उसके बारे में वो नहीं सोच सकता। यहाँ करके ये स्टोरी आपकी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग the video.